हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर मोशन। मोशन क्या होता है इसको समझेंगे। मोशन के साथ साथ और कौन से इससे रिलेटेड टर्म्स आते हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा मोशन की। मोशन क्या होता है? तो अगर हम सबसे पहले मोशन को समझना चाहेंगे, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है मोशन के अबाउट। मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंजेस its position with respect to its surrounding with time। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी कोई ऑब्जेक्ट whenever object change its position with respect to the time and surrounding आसपास का माहौल and time, जब भी टाइम पासेस हो रहा है एज अ पासेस ऑफ टाइम या विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग, जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तब हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द टाइम। ओके, तो जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन कर रही है। बट अगर बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एंड सराउंडिंग अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है देन क्या होता है? तो बॉडी रेस्ट में आ जाती है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, यानी कि बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द टाइम, तो हम कहते हैं कि बॉडी किसमें है बेटा? रेस्ट में है। बॉडी क्या है? रेस्ट में है। तो जब भी कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी मोशन में है, और अगर नहीं चेंज करती है तो हम कहते हैं कि बॉडी रेस्ट में है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर बॉडी, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी बॉडी, मान लीजिए ये पोजीशन ए थी बॉडी की, इसने मोशन करना स्टार्ट किया विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसने पोजीशन बी गया, ये अपनी पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाता है, यानी कि पोजीशन चेंज करता है। तो एक्चुअल में जब बॉडी मोशन कर रही होती है तो वो क्या करती है? तो बेटा जब वो पोजीशन चेंज करती है, मोशन करती है, तब वो एक डिस्टेंस कवर करती है। क्या करती है बेटा? एक डिस्टेंस को कवर करती है। बॉडी जब भी मोशन कर रही होती है तो वो एक डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, तो हम यहां बात करते हैं अब डिस्टेंस की, क्योंकि मोशन होगा तो डिस्टेंस कवर करेगी बॉडी। तो डिस्टेंस क्या होता है देखते हैं। कह रहा है डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। जो कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है दैट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस। उसके एक्चुअल पाथ को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस बोलते हैं। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट जो होती है दैट इज मीटर, और इसकी सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर। इसकी कुछ बड़ी यूनिट्स भी होती हैं, छोटी यूनिट्स भी और भी होती हैं, जैसे मिलीमीटर, किलोमीटर। तो कुछ बड़ी और कुछ छोटी यूनिट्स भी होती हैं। आगे कह रहा है डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अगर बॉडी मोशन कर रही है तो डिस्टेंस बॉडी की कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब यहां कह रहा है डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज अ स्केलर क्वांटिटी। देखिएगा, मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, बॉडी यहां से यहां तक गई दैट इज द पॉइंट बी, यहां से बॉडी यहां तक गई दैट इज द पॉइंट सी, और इसके बाद बॉडी यहां तक आई दैट इज द पॉइंट डी। ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर बॉडी ने कितना ट्रेवल किया? 5 मीटर। यहां पे उसने ट्रेवल किया 7 मीटर, और यहां पे उसने ट्रेवल किया 3 मीटर। तो एक्चुअल में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? अगर हम यहां इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि एक्चुअल पाथ कवर्ड, तो ये जो एक्चुअल पाथ उसने कवर किया है दैट इज 5 + 7 + 3। तो बॉडी पहले ए से बी पर आ रही है, बी टू सी एंड आफ्टर देन सी टू डी। तो एक्चुअल कितना पाथ कवर्ड हुआ बेटा? 5 + 7 + 3 दैट इज बिकम 15 मीटर का पाथ उसने कवर किया। दैट इज द एक्चुअल डिस्टेंस। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? ओके, इसके बाद टॉपिक आता है डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है देखिएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? सेम एज ये भी एक डिस्टेंस ही होती है, लेकिन इसको कहते क्या है देखिएगा। कह रहा है
द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। अब ये जो डिस्टेंस होती है ये भी एक तरीके, डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये भी एक तरीके की डिस्टेंस है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कैसी डिस्टेंस होती है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। कहां कहां की बीच? बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? अब ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? सेम एज मीटर, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस ही है। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। आगे कह रहा है इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस को बोला था कि वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट को बोल रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी। पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर ये भी देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाता है। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं। आपने इस वाले फिगर में देखा था कि बॉडी फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी एंड फाइनली सी टू डी जाती है, यानी कि बॉडी का इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन डी है। तो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करती है और बी, सी और डी कवर करती है। तो इसका एक्चुअल पाथ कवर्ड कितना था बेटा? 15 मीटर। लेकिन अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं और पॉइंट बी डी की बात करूं तो इनके बीच, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बेटा वो क्या होगी? तो बेटा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो ये होगी, दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इसको हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब इसकी जो लेंथ आएगी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस को स्केलर क्यों कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्यों कहते हैं। तो देखिएगा जो हमारा डिस्टेंस होता है स्केलर, स्केलर का मतलब स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? ओनली एंड मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन होती नहीं है, डायरेक्शन होती है बट एक स्पेसिफिक सिंगल डायरेक्शन नहीं होती है। अभी देखिएगा बॉडी ए टू बी आई इस डायरेक्शन में, फिर जब बी टू सी जा रही है तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, जब सी टू डी जा रही है तो फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। तो पूरी पाथ को जब इसने कवर किया तो बॉडी की कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं थी, बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा रही थी। ठीक है, तो ऐसे मोशंस में जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं हो पाती या डायरेक्शन अनअवेलेबल होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड, दैट इज 15 मीटर। कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। बट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? डायरेक्शन होती है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की एक मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे तो दो पॉइंट के बीच की जो भी डिस्टेंस आती है मिनिमम, वो एक स्ट्रेट लाइन में आती है और एक स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है। इस वजह से हमारे पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड तो इसकी डिस्टेंस होगी, साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी फिक्स हो जाती है। तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है इसमें। ठीक है बेटा, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। आगे कह रहा था कि डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। जो भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसने कुछ ना कुछ पाथ कवर किया होगा, एक डिस्टेंस कवर किया होगा जिसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो एक एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा अगर बॉडी यहां से स्टार्ट कर रही है और इस तरीके से गोल गोल घूम के आ गई, इस पोजीशन से उसने स्टार्ट किया था दैट इज पोजीशन ए, और जब वापस घूम के आ रही है दैट इज पोजीशन बी, और ए और बी ये दोनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। तो मान लो ये सर्कुलर पाथ है, तो यहां पर इस बॉडी की जो डिस्टेंस होगी बेटा, डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस आ जाएगी 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस। ठीक है, इसलिए कभी भी जो डिस्टेंस होती है वो जीरो नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं यहां इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा?
डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट भी यही है, दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? जब दोनों पॉइंट सेम है तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। कह रहा है किसी भी बॉडी के लिए, कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रही है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है। उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है कब? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी कब? जब उनकी बॉडी, जब या बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होगी। जब भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होगी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बेटा, ये याद रखना। एक चीज और याद रखना बेटा, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, तो ये याद रख लेना बेटा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से छोटा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी स्मॉलर देन द डिस्टेंस। इट कैन बी डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा और डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा, या दोनों अमाउंट में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट बड़ा नहीं हो सकता। डिस्टेंस से बड़ा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसलिए इनका रेशियो हम हमेशा क्या कहते हैं? लेस देन 1 आता है। हमेशा इनका रेशियो क्या आता है? लेस देन और इक्वल टू 1 आ सकता है। इससे ज्यादा का रेशियो कभी नहीं आ पाता। ठीक है बेटा, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो अगर हम बात करें यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता है? A body has a uniform motion if its travel equal distances। ध्यान देना क्या लिखा बेटा? Equal distances in equal interval of time, then body is said to be in uniform motion। अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन करते हुए बोलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन इज ए नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है तो हम मानते हैं कि बॉडी नॉन एक्सेलरेटेड है, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन एक नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा? अ बॉडी हैज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स ट्रेवल अनइक्वल, ध्यान देना, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आप अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करते हैं तो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है। इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं कि बॉडी इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रही है बट इन द नॉन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो या तो बॉडी का नॉन इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए या तो नॉन इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए, तो भी हम कहेंगे कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करने वाली बॉडी जो होती है वो उसका मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है बेटा। कैसा होता है? एन एक्सेलरेटेड मोशन होता है उसका। ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी कभी भी एक्सेलरेट नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी एक्सेलरेटेड बॉडी होती है। ठीक है, थोड़ा सा इसके ग्राफ को देखते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को देखते हैं, जिसमें हम लोग लेते हैं डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, देखिएगा। ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये टाइम की लाइन है और ये डिस्टेंस। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है बेटा वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, जब भी बॉडी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पे स्ट्रेट लाइन शो करती है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है बेटा, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है और ये एक यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। लेकिन अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म, इसको देख लीजिए अच्छे से, अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, आइए उसको भी देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का। अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, देखते हैं। ये x, ये y, जो बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन करती है हम ऐसा मानते हैं कि उसका ग्राफ कर्व बनता है। कैसा बनता है बेटा, कर्व, कुछ इस तरीके से। ये एक कर्व्ड लाइन है, कैसी लाइन है बेटा, कर्व्ड लाइन होती है। तो कर्व्ड लाइन का ग्राफ क्या शो करता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करता है। कर्व्ड लाइन का ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा, बट स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन को शो करेगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमने देखा कि मोशन और मोशन में किस तरीके से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। एक बॉडी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमने देखा, उनकी क्वांटिटीज को देखा, उनकी यूनिट को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिस्कस करेंगे। और एक्सेलरेशन दो तरीके के, पॉजिटिव जिसको हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन कहते हैं, दूसरा निगेटिव जिसको हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या कहते हैं बेटा, रिटार्डेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, आज हम लोगों ने क्या देखा, अबाउट द मोशन देखा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो हमेशा क्या होंगे, उसको हम चेक करते हैं कि इसमें डिस्टेंस हमेशा बड़ी होती है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटी होगी, या बहुत ज्यादा होगा तो दोनों के अमाउंट इक्वल हो सकते हैं। वो भी कब, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही होती है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आ जाती है। इज दैट क्लियर। फिर हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, आगे इसके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा होता है और फिर नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, तब तक आप लोग सभी लोग मन लगा के पढ़िए। ओके बेटा, बाय बाय।